Okay, so now today we will discuss development of embryo and implantation. ठीक है, embryonic development को पढ़ेंगे and implantation की study को करेंगे. Now in the previous lectures I have told you कि जो fertilization होता है वो human beings में कैसा होता है, internal fertilization. Then मैंने आपको site of fertilization भी बताई थी which is fallopian tubes. तो फेलोपियन ट्यूब्स वो जगह होती है जहां पर आपका जो मेल गैमीट होता है, ठीक है, एंड जो फीमेल गैमीट होती है फ्यूज करते हैं एंड फ्यूज करके क्या बनाते हैं, सिंगल सेल जाइगोट. ठीक है, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं. ठीक है, वो इसके अंदर चला जाता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर एंड इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके बेबी का न्यूक्लियस बनाएंगे. ठीक है, तो ये जो आपका सिंगल सेल चीज बनी है, स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं जाइगोट. क्या बोलते हैं, जाइगोट. ठीक है, नाउ अब क्या होता है, जिस तरह से आपने डेवलपमेंट देखा था अमीबा का, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल. तो उसमें आपने देखा था ना कि सिंगल सेल में जब इसको रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होता है तो इसकी अंदर लाइन बनती है, ये दो पार्ट में इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड देन ये दो सेपरेट अमीबा बना रहा था, है ना. इस तरीके से आपने देखा था ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आपका इसमें भी होता है. जो जाइगोट है, जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, फिर इसका सेल में आपका ब्रेकेज होता है एंड देन ये दो सेल में कन्वर्ट होता है. ठीक है, देन सिमिलरली ये जो दो सेल है इसका फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेल में पार्टीशन होगा, फिर ये और बनाएंगे इस तरीके से एंड सो ऑन. इस तरह से आपका चलता रहता है, चलता रहता है. कई सारे सेल्स बन जाते हैं, फिर कई सारे सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ऑर्गन्स कंबाइन करके पूरा स्ट्रक्चर आपका फॉर्म करते हैं बेबी का. ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है. तो जब वो प्रोसेस, जब आपका जाइगोट में डेवलपमेंट यानी कि कहिए डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जब जाइगोट डिवाइड करके टू पार्ट में ब्रेक हो जाता है एंड देन दो सेल्स फिर अगेन डिवाइड करके फिर फर्दर उसके ब्रेकेज होते रहते हैं, तब उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो. यानी कि इसके बाद जो भी डेवलपमेंट है, जाइगोट बनने के बाद जो भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर, तो उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. ठीक है, तो हेडिंग क्या है आपकी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है, सो द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स इमीडिएटली इन द फेलोपियन ट्यूब. देखो, सो सी दिस डायग्राम. इसमें मैंने आपको सबसे पहले दिखाया फर्टिलाइजेशन जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है ना. ये ओवरी से जो एग आता है एंड यहाँ से जो स्पर्म आता है वो आपस में फ्यूज करते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका जाइगोट बनता है. देखो इस स्टेप में मैंने आपको दिखाया है, नंबर 2 स्टेप में जाइगोट बन रहा है. मैंने आपको बताया जब जैसे ही आपका जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो अब वो कैसा हो जाता है, यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर क्यों, एक से ज्यादा सेल आ गए ना, पहले एक था अब 2 हो गए, अब फिर 4 फिर 8. तो इस तरह के मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो बुलाते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो लिखा है ना, यानी कि एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है. इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता रहता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर भी इस तरह से वो डेवलप होकर फिर यहाँ मूव करेगा, कई सारे सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, एंड देन फाइनली कहाँ आ जाते हैं, यूटेरस में आ जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेल होते हैं. ठीक है, डिवीजन होता ही रहता है. ठीक है, यूटेरस में आ जाते हैं, यूटेरस की लाइनिंग में आ जाते हैं एंड जब वो आपका यूटेरस में आते हैं तो यूटेरस उसको अपने अंदर ले लेता है एंड यूटेरस ही वो जगह है जहां पर आपके बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ठीक है, मतलब कि वो जो भी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन है, फूड है, ऑक्सीजन है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आपकी यूटेरस से पूरी होती है. तो उसके बाद यहाँ से मूव करके वो यूटेरस में आता है एंड देन फर्दर जो भी डेवलपमेंट होती है वो आपकी यूटेरस में होती है. तभी हम यूटेरस को क्या बोलते हैं, वूम बोलते हैं. ठीक है, जहां पर आपका जो बेबी होता है वो डेवलप होता है किसमें, एक कंप्लीट फुल्ली डेवलप्ड फिटस में. ठीक है, सो वही चीज लिखिए, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स इमीडिएटली इन द फेलोपियन ट्यूब. जैसे ही जाइगोट बना उसके बाद देखो तुरंत जो ये सेल है वो डिवाइड करता है
तो ये आपका इमीडिएटली फेलोपियन ट्यूब में ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी स्टार्ट, एंड जैसे ही आपका ये जाइगोट बन के डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये एम्ब्रियो बन गया, दैट मीन्स दैट वुमन इज प्रेग्नेंट नाउ, ठीक है। जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है देन वुमन इज कंसिडर्ड एज प्रेग्नेंट, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप। नाउ मैंने आपको बताया था ना कि जो यूटरस होता है, ठीक है, यूटरस अपने आप को काफी थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड देन उसमें कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, क्योंकि इसको क्या देना होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको फूड देना है, उसकी जो भी रेस्पिरेशन की डिमांड है, यानी कि हर एक डिमांड को पूरा करना होता है। तो इसमें कई सारी क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं, जो कि ब्लड के थ्रू जो भी इसकी डिमांड है उसको पूरा कर रही होती हैं। तो ये जो यूट्रस होती है उसकी लाइनिंग पूरी भरी हुई होती है, फिल्ड होती है ब्लड से, सो दैट इट कैन गिव द न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए ये होता है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस लाइनिंग की, है ना, ये जो न्यूट्रिशन देने वाला काम है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एम्ब्रियो नहीं बनेगा, है ना। तो बेबी जब बन ही नहीं रहा है, एम्ब्रियो बन ही नहीं रहा है, तो इसका कोई रोल है नहीं। तो इसीलिए वो क्या करता है, ये जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक कर जाती है, ब्लड के फॉर्म में वुमेन की बॉडी से बाहर आती है, ठीक है। हर महीने ये होता है। अभी आप उसको और डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, अभी आपको ये पढ़ना है डिटेल में मेंस्ट्रुएशन क्या है, ठीक है। लेकिन आप इतना जानिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो यूटरस के अंदर होता है, वहीं पर वो 9 महीने रहता है एंड डेवलप होता है। तो जो भी उसकी फूड डिमांड है, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, ठीक है, वो सारी किसके थ्रू होती है, जो ब्लड प्रेजेंट होता है यूटरस की इन लाइनिंग्स में, वही उसको फूड, न्यूट्रिशन वगैरह देना होता है उसको। तो इसीलिए जो यूटरस की लाइनिंग होती है वो हर महीने फिल्ड हो जाती है, काफी थिक हो जाती है, जिसमें खूब सारी ब्लड की वेजल्स होती हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो जब आ जाता तब तो ये यूज हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका कोई काम नहीं है। तो वो क्या होती है, ये जो लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाती है, देन ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है। तो यहाँ पे वही चीज देखिए कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप। मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है ये जो आपका लाइनिंग है वो ब्रेक कर कर जो ब्लड है वो बाहर आएगा। नाउ ये स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो गया है, एम्ब्रियो आपका इनसाइड द यूट्रस इंसर्ट हो गया, वो चला गया यूट्रस के अंदर। तो जो भी उसकी लाइनिंग्स है जिसमें ब्लड वेजल्स हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट देने वाली हैं, वो अब ब्रेक नहीं होंगी, क्योंकि उसका काम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, ओके। नेक्स्ट देखो, द एम्ब्रियो मूव्स डाउन टू रीच द यूट्रस। मैंने देखो दिखाया डायग्राम में, यहाँ से डेवलप होता है 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से ये मूव करके अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, यूटरस में। एंड देन यूटरस की जो टिश्यूज होती हैं उसके अंदर फिक्स हो जाता है, एंड देन वहां पे जो भी लाइनिंग्स होती है वहां से उसको फूड वगैरह मिलता है, एंड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फूड, एनर्जी, क्योंकि सेल्स हैं, सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो वो सब प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, यूटरस, ठीक है। सो एम्ब्रियो मूव्स डाउन टू रीच द यूटरस। Now the embedding of the embryo in the thick inner lining of the uterus. Now इन्होंने कहा ये जो आपका एम्ब्रियो है जब वो आपके यूटरस में, ये देखो, जब वो यूटरस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, चला जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। यहां से आके वो यूटरस के अंदर चला गया, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। एंड देन फर्दर जो भी डेवलपमेंट होती है वो यूटरस के अंदर होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। 2 नंबर में या 1 नंबर में ये डेफिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो क्या होता है, द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। थिक क्यों है, क्योंकि इसमें काफी सारी ब्लड सप्लाईज जा रही हैं जो कि इसको नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी फ्यूचर में, क्योंकि सेल्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो एनर्जी कौन देता है, जो फूड मिलेगा उससे, एंड वो देता कौन है, ब्लड के थ्रू। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही आपका एम्ब्रियो जब अंदर इंसर्ट हो जाता है यूट्रस के, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो जब वो इंसर्ट हो जाता है यूटरस के इनसाइड में तो एक टिश्यू फॉर्म होती है, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपका यूटरस है, सपोज ये यूटरस है, इसके अंदर आपका क्या है कि अंदर आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, इसके अंदर आपका एम्ब्रियो है। नाउ ये जो यूटरस है मैंने आपको बताया था ये काफी सारी सप्लाइड होता है ब्लड वेजल से, ठीक है, जो कि जिसका काम क्या होता है फूड को देना। तो इसकी जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि उसमें ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, जो भी फूड और जो भी इसका रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं के थ्रू फुलफिल होना है। लेकिन उस तक ये चीज़ पहुंचाने के लिए भी हमको एक टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपका एक टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। ये आपके मदर के यूटरस में बनता है, ठीक है, मदर्स के यूटरस में एक टिश्यू फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। नाउ दिस प्लेसेंटा इज अटैच, देखो ये इस तरह से, दिस प्लेसेंटा इज अटैच टू दिस एम्ब्रियो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड नेम अम्बिलाइकल कॉर्ड, ठीक है। तो जो भी फूड यूटरस से आ रहा है, जो भी न्यूट्रिशन जो देना होगा वो आपका प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, वो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड, जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है अम्बिलाइकल कॉर्ड, जिसकी वजह से कनेक्टेड होता है। जो आपका फिटस है यानी कि एम्ब्रियो है वो आपका इससे ही कनेक्टेड होता है। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल कर रहा होता है, प्लेसेंटा फुलफिल कर रहा होता है, ठीक। देखो, अ स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूटराइन वॉल एंड द एम्ब्रियो, यूटराइन वॉल और ये एम्ब्रियो की वॉल, इसके बीच में एक टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। एंड ये प्लेसेंटा ही आपका क्या करती है, वो आपका सारा जो भी उसकी नीड होती है एम्ब्रियो की उसको फुलफिल करती है। नाउ दिस प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड नेम अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो देखो, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन योर यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो कि मदर्स के वूम यानी कि यूटरस में डेवलप होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। इट ओनली डेवलप्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड इसका फंक्शन क्या होता है, बेबी की डेवलपमेंट में हेल्प करना, यानी कि एम्ब्रियो को डेवलप कराने में हेल्प करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्लस जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो सी दिस in this diagram you can see this is the baby and this is uterus, यूटरस के अंदर आपका बेबी है, ठीक है। एंड ये देखो साइड में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हमने बोला प्लेसेंटा। ना ये जो आपको पाइप जाती हुई दिख रही है, ठीक है, ये ही पाइप है आपकी अम्बिलाइकल कॉर्ड। आपके स्टमक में एक बेली बटन होता है ना, आप सभी ने देखा होगा, ये जो बेली बटन होता है यही आपका बेसिकली अम्बिलाइकल कॉर्ड से अटैच होता है। तो जो भी प्लेसेंटा से जो भी चीजें आ रही हैं प्लस फिटस से जो भी चीजें जानी है वो इसी अम्बिलाइकल कॉर्ड से जाती हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जब चाइल्ड बाहर निकल के आता है तो साथ में ये आपकी अम्बिलाइकल कॉर्ड भी आती है जिसको डॉक्टर्स एक सीजर की मदद से या किसी नाई की मदद से कट कर देते हैं। एंड यही आपका जो होता है दिस बेली बटन, यहीं पर आपका अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच होता है, ठीक है। सो ये आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी क्या प्लेसेंटा है एंड कैसे वो अटैच होता है। प्लेसेंटा क्या है, ये आपका टिश्यू है जो कि यूट्रस के अंदर डेवलप होती है एंड ये आपका जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है, रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं बेबी के, एंड जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है बाय द फिटस वो आपका चला जाता है इसके थ्रू ही प्लेसेंटा में, देन प्लेसेंटा उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल फंक्शन है। तो देखो क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर दैट मीन्स प्लेसेंटा की बात हो रही है यहाँ पर। प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू योर ग्रोइंग बेबी एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बेबीज ब्लड। डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे, जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो प्लस जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है बेबी को,
वो सारी कौन प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है। एंड जो भी वेस्ट जनरेट होता है बॉडी में बेबी के, वो भी कौन रिमूव करता है? प्लेसेंटा रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फिटस इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड। मैंने आपको बताया था जो यूट्रस होता है, यूट्रस में ही आपका प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। ना इस प्लेसेंटा जो है उससे आपका जो फिटस होता है वो कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड नेम्ड अम्बिलाइकल कॉर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लेसेंटा इज वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो उतना लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर में पूछा ही जाता है कि प्लेसेंटा क्या है एंड उसका फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। ठीक, नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ the fully developed fetus at the end of the gestation period is termed as parturition. Now what is gestation period? Gestation period is the development of embryo to a fully grown developed fetus. ठीक है, पहले वो क्या होता है? पहले तो वो सेल होता है, फिर जो सेल होता है वो आपका टिश्यूज में कन्वर्ट, टिश्यू फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना। जैसे कि टिश्यूज क्या है आपकी बॉडी में? जैसे ब्लड है, ठीक है, फिर और भी टिश्यूज हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्किन के टिश्यूज वगैरह वगैरह। देन आपके टिश्यू के बाद क्या आते हैं? फिर आपके ऑर्गन, जैसे हार्ट का फॉर्मेशन, ब्रेन का फॉर्मेशन, किडनी का फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना, आईज का फॉर्मेशन। ठीक है, देन आपका ऑर्गन ग्रेड, मसल्स का डेवलपमेंट, बोन्स का डेवलपमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका सिंगल सेल से, तो द डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ फुली ग्रोन डेवलप्ड फिटस, इसको ही हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। एंड ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में, इट इज अराउंड 9 मंथ्स, 9 महीने लग जाते हैं बेबी को डेवलप होने में, एक सिंगल सेल से पूरे फुली डेवलप्ड फिटस में ट्रांसफॉर्म होने में। ठीक है, एंड इसको अगर हम वीक्स में कंफर्म बताएं तो ये होगा अराउंड 38 वीक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 मंथ्स। ठीक, तो यही है आपका जेस्टेशन। नाउ जैसे ही जेस्टेशन पीरियड ओवर हो जाता है, दैट इज आफ्टर द 9 मंथ्स, जो बेबी होता है वो आपका डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। देन वो मदर्स के वूम से बाहर आ जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेजाइना, वेजाइना की जो ओपनिंग है उससे आपका वो बाहर आता है। सो यही जो आपका डिलीवरी है बेबी का, इसी को हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। ठीक है, गिविंग चाइल्ड बर्थ, जब बर्थ होता है चाइल्ड का, ठीक है, जब वो एक्सपेल आउट हो जाता है मदर्स की बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन। ठीक है, सो देखो वही चीज लिखिए, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ फुली डेवलप्ड फिटस। नाउ व्हाट इज फुली डेवलप्ड फिटस? जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, जबकि एम्ब्रियो जो होता है उसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, वो अभी आपका उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि फिटस जो होता है उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसमें आपका हाथ भी है, फिंगर्स भी होंगी। ठीक है, तो जब आपका फुली डेवलप हो जाता है तब हम उसको फिटस बुलाते हैं, एंड जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो हम उसको एम्ब्रियो बुलाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एम्ब्रियो क्या है, फिटस क्या है, जाइगोट क्या है। ठीक, so the act of giving birth to a fully developed fetus at the end of gestation period. Gestation period क्या होता है? Development from a single cell to a fully developed fetus. And जब gestation period खत्म होता है तो वो जो आपका child है, it is ready to come out. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। तो जब आपका बॉडी से, मदर की बॉडी से जो चाइल्ड है वो बाहर आ रहा होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, जो डेवलपमेंट पीरियड होता है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड होता है, वो अराउंड कितना है? 9 मंथ्स। एंड अगर हम इसे वीक्स में बोले तो अराउंड 38 वीक्स होता है। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन। नाउ इट अकर्स इन फीमेल्स ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, जब आपने
डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स पढ़ा था, तो आपने जाना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फीमेल्स में, ठीक है। नाउ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर ये नहीं होगा दैट गर्ल इज called as infertile or that woman is called as infertile, ठीक है। अगर menstruation नहीं हो रहा है किसी woman में, that means that woman cannot give birth to a child, ठीक है। It is very important to have menstrual cycle in every female because without menstruation pregnancy cannot occur, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इन मेंस्ट्रुएशन, बेसिकली व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना, तो उसमें आपने देखा था कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है ना, जो उसके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो काफ़ी स्पॉन्जी हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, देन कई सारी ब्लड वेजल्स उसको लाइन करती हैं, ब्लड होता है क्योंकि उनको क्या देना होता है, नरिशमेंट, है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। आपने देखा ही था प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस के अंदर वो सारा का सारा जो भी उसकी डेवलपमेंट होती है उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका यूट्रस की जो लाइनिंग हो इसीलिए थिक हो जाती है, ठीक है। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब तो वो यूट्रस की लाइनिंग का जो भी वर्क है दैट इज जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के समय पर वो सारी वो फुलफिल कर रहा था। बट अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब उस लाइनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि जब एग ही नहीं है, एम्ब्रियो ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उसको रखने का। तो वो ऑटोमेटिकली वो जो लाइनिंग होती है वो डीजनरेट हो जाती है, जो भी ब्लड होता है उसमें वो आपका बाहर आ जाता है, वेजाइना के थ्रू वो ओपन हो जाता है। सो ये जो आपका ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक महीने में एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है ना। वो एग जो होता है वो वेट करता है कि अगर आपका स्पर्म आएगा देन फ्यूज होगा देन जाइगोट बनेगा, एंड अगर आपका नहीं आता है, स्पर्म नहीं रिसीव होते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो एग क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है ना, ये तो बताया था। तो जो आपका एग है वो भी, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो ब्लड होता है, ठीक है, यूट्रस भी डीजनरेट हो जाती है एंड साथ ही साथ जो आपका ब्लड होता है, सॉरी एग होता है, वो भी डीजनरेट होता है। वो सब कुछ जो डीजनरेट होता है वो सारा का सारा ब्लड के फॉर्म में सब बाहर आ जाता है, ठीक है। यही आपका कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर आपका यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनेगी, ठीक है, अगर वो थिक नहीं होगा, उसमें ब्लड वेजल्स नहीं होंगी, तो जो एम्ब्रियो है उसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा, उसको एनर्जी, जो डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी कौन फुलफिल करेगा, है ना। तो इसीलिए उस यूट्रस की लाइनिंग का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई हर महीने जैसे ही आपका एक एग रिलीज होता है वैसे ही आपका यूट्रस जो होता है वो थिक लाइनिंग बनाना स्टार्ट कर देती है अपने आसपास। अपने आप को बेसिकली वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है कि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देने का काम वो उसको ही करना है, तो इसीलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है ना। अगर स्पर्म्स रिसीव नहीं होते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या करती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर यूट्रस की लाइनिंग थिक नहीं होगी, स्पॉन्जी नहीं होगी, ब्लड वेजल्स नहीं होगा, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, वो डेवलप नहीं करेगा, वहीं पर खत्म, उसकी बेबी में डेवलपमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। फुली डेवलप्ड फिटस वो नहीं बन पाएगा, एंड दैट इज वाई जो वो वुमेन होगी दैट कैन नॉट गिव द बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट वुमेन इज अनेबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बिकॉज उसमें यूट्रस की लाइनिंग ही नहीं है जो कि उस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट वगैरह, है ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना वगैरह वगैरह। तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपका मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर स्पर्म्स रिसीव नहीं है तो वो जो यूट्रस की लाइनिंग बनी हुई होती है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन को देने के लिए, वो ऑटोमेटिकली डीजनरेट कर जाती है, ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आपका रुक जाता है अगर आपका स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है एग को,
तो उस केस में आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो आपका रुक जाता है। अभी आपने पढ़ा था ना मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, वो क्यों? क्योंकि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो कहाँ पर यूज हो रही है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जब वो और डेवलप होगा तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसका यूज है वहाँ पर, इसीलिए उस केस में वो क्या होती है? डीजनरेट नहीं होती है जब अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हर महीने एक एग रिलीज होता है, ठीक है, तो यूट्रस की लाइनिंग बनेगी, तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन भी हर महीने स्टार्ट होता है, ठीक है। हर महीने जैसे ही आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन मतलब जैसे ही ओवरीज एग को रिलीज करती है, ठीक है, स्पर्म नहीं मिले 4-5 दिन में डीजनरेट, तो वो जब 4-5 दिन के बाद डीजनरेट हो जाती है तो उसके बाद आपकी यूट्रस की लाइनिंग भी डीजनरेट हो जाती है। तो इसीलिए हर महीने वुमेन्स में या फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। हर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। तो इसको हम एक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, दैट मीन्स कि शी माइट बी प्रेग्नेंट और शी माइट बी एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट 100% प्रूफ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस है तो उससे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज नॉट स्पेसिफिक कि जब प्रेगनेंसी होती तभी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई बीमारी है या उसकी वजह से, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। सो ये है। सो लेट अस फोकस ऑन द डेफिनेशन। सो द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है, बता चुकी हूँ। जो उसकी इनर थिक और सॉफ्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की, साथ ही साथ जो ब्लड वेजल्स होती है उसके अंदर जिसमें ब्लड होता है, अलॉन्ग विद दिस ब्लड वेजल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना। मैंने बताई थी जो वेजाइना होता है उसी से आपका ये ब्लड बाहर आ रहा होता है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में जो आ रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखो, the cycle of events taking place in the ovaries and uterus every 28 days or roughly 1 month and marked by the menstrual flow is called menstrual cycle। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले ओवरीज क्या करती है? वो ओवम रिलीज करती है, वो 4-5 दिन तक वेट करता है कि स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं आता तो वो क्या करता है? डीजनरेट होना स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड देन वो अल्टीमेटली डीजनरेट। सिमिलरली जो आपका यूटरस होता है वो भी काफी भर जाता है, थिक लाइनिंग स्पॉन्जी हो जाता है, क्योंकि उसको देना है। नहीं अगर होता है तो फिर वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से, एंड ब्लड के फॉर्म में वो सब कुछ अल्टीमेटली कहाँ आता है? बाहर आने लगता है, ठीक है। एंड ये हर महीने होता है, क्योंकि हर महीने ओवरी से एक एग निकलता है, ठीक है, एंड वो वेट करता है कि अगर स्पर्म रिसीव होगा तो फर्टिलाइज होगा, नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल या कहें मेंस्ट्रुएशन हर एक महीने। नेक्स्ट इज इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ठीक है, 2 से 8 दिन रह सकता है। ये वेरिएशन आते हैं, ठीक है, एक एवरेज बताया गया है 2 से 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बर्थ कंट्रोल, ठीक है। नाउ ये क्या टॉपिक है, इसका क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पर पूरा चैप्टर ही इस पर है कि कैसे रिप्रोडक्शन से अपनी स्पीशीज को बढ़ाना है, तो अब हम इसको कंट्रोल करने की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका रीजन ये है कि विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन में एक्सप्लोड हुआ है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा, मकान, वो तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। रिसोर्स तो लिमिटेड है बट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है,
इसीलिए अब जो गवर्नमेंट है दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस टू हैव बर्थ कंट्रोल सो दैट पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि विद द इन्हांसमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम है, जबकि पॉपुलेशन रेट वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, डेथ इतनी ज़्यादा हो नहीं रही, पॉपुलेशन वो लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो इसीलिए जो बैलेंस है वो आपका क्या हो गया है, खराब हो गया है, डिसबैलेंस हो गई है पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, जितनी आपकी डेवलपमेंट होती थी उतना ही डेथ रेशियो था, क्योंकि पहले हॉस्पिटल इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, बट अब क्या हो रहा है, अब जो डेथ है, डेथ का रेशियो है वो बहुत ही कम हो गया है एंड जो बर्थ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया है। अगर जानते ही होंगे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना, ठीक है, देन इंडिया नंबर 2 या नंबर 3 में आती है। सो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी डू नॉट हैव मच रिसोर्सेज, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही, कई सारे मेजर्स उन्होंने अपनाए हैं बर्थ कंट्रोल के एंड उसको ही अवेयर कराया जा रहा है नॉर्मल पब्लिक से, सो दैट जो पॉपुलेशन है उस पर कुछ कंट्रोल हो सके। तो इसीलिए आपके लेवल पे 10th क्लास में ये डाला गया है बर्थ कंट्रोल, बिकॉज दैट राइट नाउ द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, ठीक है, एंड इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पर भी और लोगों पर भी, क्योंकि लोगों की जो कॉमन बेसिक डिमांड्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी नहीं पूरी हो पा रही है इंडिया में ही, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल इंडिया में लेते हो तो इंडिया में ही इतने सारे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिनके सर पे छत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सब पॉवर्टी झेल रहे हैं, जॉब है नहीं, बहुत ही कम लोगों को जॉब मिल पाती है, तो सब कैसे हैं, गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, एंड उसकी वजह से दे स्टार्व, ठीक है, रोज़ उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लिविंग को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो ऐसा ना हो, उससे तो अच्छा है ना कि आप बर्थ कंट्रोल करिए, पॉपुलेशन अगर कम रहेगी तो जो रिसोर्सेज है वो भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, सबको प्रॉपर चीज़ें मिल पाएंगी। सो इसीलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बर्थ कंट्रोल, ठीक है। सो देखो, विद द ऑन गोइंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट अनवांटेड चाइल्ड बर्थ, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने अपने कई सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, लॉन्च किए, अवेयरनेस फैलाई जा रही है पब्लिक में कि यू शुड नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं रखिए। अगर आपने याद होगा आपको तो एक बहुत ही फेमस लोगो है, जब आपका ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो बहुत फेमस एक लोगो था, हम 2 हमारे 2, है ना, ये गवर्नमेंट का तरफ से एक लोगो था एंड हर जगह बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पर। तो इस तरह से समय समय पर गवर्नमेंट ऐसे वेरियस मेजर्स लेती रहती है सो दैट पीपल कैन बी अवेयर ऑफ दिस बर्थ कंट्रोल एंड पॉपुलेशन है उस पर कुछ कंट्रोल हो सके, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एक और स्लोगन वही चीज़ है, स्मॉल फैमिली लिव्स हैप्पीली, ठीक है, एक और स्लोगन था, कई सारे स्लोगन आपके फेमस हुए थे, आई थिंक 2008 या 9 में ये आया था एंड उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी एंड रिसोर्सेज उतने नहीं थे कि सबको फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके, सो उस टाइम पे ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जैसे कि ये स्मॉल फैमिली लिव्स हैप्पीली, देन हम 2 हमारे 2, तो इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम चले थे, ठीक। इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी द डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल चाइल्ड बर्थ, ठीक है। देखो, a number of techniques have been developed to prevent and control pregnancy, कई सारी टेक्निक्स को डेवलप किया गया जिससे कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता था एंड चाइल्ड बर्थ को अवॉइड कर सकते थे। तो इसमें आपके 3 तरह के मेथड्स हैं, वन इज मैकेनिकल बैरियर मेथड, ठीक है, दूसरा है केमिकल मेथड एंड तीसरा है सर्जिकल मेथड, ठीक है, 3 मेथड है जिसके थ्रू आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल बैरियर मेथड,
नाम से ही पता चल रहा है मैकेनिकल बैरियर, मतलब कोई बैरियर लगा देना सो दैट स्पर्म्स एंड ओवा डू नॉट मीट। जब वो मीट ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो आपका बेबी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर वो मेथड है जिसमें आपका बैरियर लगा दिया जाता है सो दैट स्पर्म्स एंड ओवम दैट इज एग डू नॉट फर्टिलाइज और फ्यूज। ठीक है, वो जब आएंगे ही नहीं एक साथ में तो कैसे फिर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, तो ये चीज़ आपकी इसमें होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है, फिजिकल डिवाइसेस यूज करी जाती हैं इसमें, जैसे कि आपका कॉन्डम्स, डायफ्रागम एंड सर्वाइकल कैप्स आर यूज। ठीक है, नाउ condoms are used for males, ठीक है, where they cover their penis with the help of condoms, and because of that whatever the sperms are released they will be collected in this condoms and they will not be go inside the ovaries और fallopian tubes जहाँ पे fertilization हो रहा है वहाँ पर जाएंगे नहीं, condoms में collect हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो डायफ्रागम। डायफ्रागम जो होता है ये फीमेल्स में इंसर्ट होता है, तो उसमें जो भी स्पर्म्स आते हैं वो आपके फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, एंड देन सर्वाइकल कैप्स, ये भी आपकी फीमेल्स के अंदर इंसर्ट होती हैं एंड दे आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म टू द फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर आपका एग होता है। ठीक है, सो देखो दिस डिवाइसेस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, बताया ही था एंट्री स्पर्म की रोक देता है इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पर जो एंट्री होती है उसको रोक देता है। ठीक है, दस एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम, तो एक तरह से क्या बना रहा है, बैरियर बना रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैकेनिकल बैरियर मेथड। नाउ ये जो मेथड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ फेमस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यही एक अकेला मेथड है जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी अवॉइड हो सकती हैं। If a male or a female has any kind of disease which can be transmitted through body fluid, then the chances of them to get this disease at the time of copulation is very much। ठीक है, 100% चांसेस रहते हैं कि उनको ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो होता है वो इंटरैक्ट होता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, मेल एंड फीमेल का बॉडी फ्लूइड इंटरैक्ट होता है। ठीक है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो मिलने का वो भी बढ़ जाता है। तो बट इस केस में क्या होता है, क्योंकि जो हम बैरियर लगा रहे हैं इसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड होता है इधर मेल और द फीमेल वो टच नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं आ पाता, दैट इज वाई जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो सकता है। तो ये एक अकेला ऐसा मेथड है जिससे कि आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बहुत ही फेमस है एड्स, है ना, एड्स जो होता है वो बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर यू आर नॉट यूजिंग एनी मैकेनिकल बैरियर then at the time of copulation that body fluid will come in contact and जो disease होगी वो transfer हो जाएगी either the male or a female। ठीक है, तो ये है, ये आपका अकेला मेथड है जो कि इसमें हेल्प करता है प्रिवेंट करने में STDs को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल मेथड्स। नाउ केमिकल से पता चला यानी कि कोई केमिकल का यूज हो रहा हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड हो रही है। ठीक है, नाउ इसमें बेसिकली आती हैं पिल्स या मेडिसिन जो कि आप ओरली ले रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो वेजाइना में। ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें पिल्स ली जाती हैं जो कि आपके ओवम के फॉर्मेशन को, ठीक है, अगर गैमीट ही नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, स्पर्म्स रिसीव हो भी जाए बट अगर एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो इसीलिए पिल्स लेती हैं। बेसिकली वुमेन्स के लिए है ये, वुमेन्स जो होती है वो पिल्स लेती हैं जिसकी वजह से एग का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड दे कैन अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, सो इन दिस मेथड स्पेसिफिक ड्रग्स आर यूज बाय फीमेल्स which are of two types, oral pills and vaginal pills। oral pills वो होती है जो कि आप मुंह से लेते हो and vaginal pills जो कि इंसर्ट होती है वेजाइना के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में। नाउ नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। नाउ इन दिस मेथड, ठीक है, इसको एंट्री जो मेल और फीमेल गैमेट है उसको
एंट्री करने से रोकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो आपने देखा था मेल अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपका टेस्टिस था, टेस्टिस से कनेक्टेड एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड था आपका वास डिफरेंस। तो जो भी स्पर्म्स यहाँ बनते हैं वो पहले यहाँ जाएंगे, फिर इससे आपका पेनिस में जा रहे थे, है ना, इस तरीके से। तो सर्जरी में क्या करते हैं, इसी को काट देते हैं, तो जो स्पर्म्स है वो यहीं तक रहेंगे, यहाँ पर आएंगे नहीं, बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो जब स्पर्म्स ही नहीं बनेंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, है ना। सिमिलरली फीमेल्स में क्या होता है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है ना, ये था, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग होता है यहाँ पे होता है, यहाँ से इसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो इस जगह पर आ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। स्पर्म्स आ ही नहीं पाते हैं तो फर्टिलाइजेशन फिर रुक जाता है। लेकिन ये जो मेथड है सर्जिकल मेथड, ये आपका परमानेंट मेथड है, जिसको परमानेंटली चाहिए कि चाइल्ड बर्थ नहीं चाहिए होता है, ठीक है, नहीं चाहिए, दे डू नॉट वांट अ चाइल्ड, देन यू कैन गो फॉर दिस मेथड। बट जिसको सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, मंथ, 1 साल 2 साल के लिए नहीं चाहिए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी बेबी, देन दे शुड go for the chemicals and mechanical barrier method. But जिसको permanently they do not want a child, तो वो they can use for surgical methods, ठीक है। So देखो in this method small portion of vas difference, males की बात हो रही है, vas difference का काट दिया जाता है मेल में, and fallopian tube, देखो fallopian tube females में सर्जिकली रिमूव कर दी जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी ये प्रोड्यूस हो रहा होगा वो आएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। सो नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी इन मेल्स, ठीक है, द सर्जिकल मेथड यूज बाय मेल्स वेयर द वास डिफरेंस इज कट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, वास डिफरेंस, वास यूज इन वेसेक्टोमी, एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, फेलोपियन ट्यूब्स, ट्यूब से आया ट्यूबेक्टोमी, किसमें ये होता है, फीमेल्स में होता है, जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपका परमानेंट मेथड है, वापस से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता ये, ठीक है। अगर आप चाहो कि दोबारा से सर्जरी कराकर फिर से जोड़ लोगे तो नहीं, ये आपका रिवर्सिबल मेथड नहीं है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। नाउ देखो इसमें होता क्या है, इन दिस केस इफ द वास डिफरेंस in this case vas difference in the male is blocked, ठीक है, उसको कट कर देते तो sperm जो होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, will be prevented, and if the fallopian tube in the female is blocked, अगर आपका fallopian tube को ब्लॉक कर रहे हैं then egg will not be able to reach the uterus, तो egg जो होगा वो आ ही नहीं पाएगा यूट्रस में, thus fertilization will not takes place, तो दोनों ही केस में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, परमानेंट मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, ठीक है, मेल्स में वासेक्टोमी, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। नाउ नेक्स्ट इज अबॉर्शन, ठीक है, ये भी एक तरह का आपका मेथड है जिससे कि बर्थ कंट्रोल रुक सकता है, बट इट इज इलीगल इन वेरियस कंट्रीज, ठीक है। ये तभी कराया जाता है अगर जो चाइल्ड बर्थ है इट इज हार्मफुल आइदर फॉर द मदर और आइदर फॉर द बेबी, ठीक है, तभी अबॉर्शन कराया जाता है, अदरवाइज इट इज जनरली इलीगल, बिकॉज जो कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं कि वेदर दैट चाइल्ड इज अ मेल और अ फीमेल, एंड इफ दैट चाइल्ड इज अ गर्ल देन दे आस्क द डॉक्टर टू गो फॉर अ अबॉर्शन, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो रेशियो था, ठीक है, गर्ल का रेशियो है ओवर द बॉयज रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है, लड़के ज़्यादा हो गए थे, लड़कियां कम हो गई थी। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल है, अभी भी कई लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड कराते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट अ गर्ल, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी हीनियस क्राइम दैट वन कैन कमिट, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड और वी कैन से फीमेल फिटिसाइड, दैट इज वाई अबॉर्शन इज इलीगल, ठीक है। अबॉर्शन तभी कराया जाता है अगर उससे मदर की हेल्थ पर या बेबी की हेल्थ पर कोई असर पड़ रहा है, अदरवाइज अबॉर्शंस आर नॉट द ऑप्शन, ठीक है। तो अबॉर्शन में होता क्या, 1 वीक या 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शंस आपका
हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स अबॉर्शन कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी आपकी 2 या 3 ही वीक की है, ठीक। लेकिन 10-12 वीक्स अगर हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, देन उस केस में डॉक्टर्स सजेस्ट नहीं करते हैं अबॉर्शंस को, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। लाइफ जो होती है मदर की वो रिस्क पे आ जाती है अगर आपका 12 वीक या 14 वीक के बाद अगर अबॉर्शन कराया जाता है, ठीक है। बेसिकली अबॉर्शंस आर इलीगल इन वेरियस कंट्रीज, ठीक है। किन्हीं कंट्रीज में बैंड है अबॉर्शंस, ठीक है। सिर्फ तभी कहा जाता है अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो मदर के लिए या चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, अदरवाइज ये बैंड होता है। इन इंडिया अबॉर्शंस आर कंसिडर्ड एज इलीगल अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ रिस्क और हार्म फॉर अ मदर और अ चाइल्ड, one cannot perform abortions, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड और द फीटिसाइड दे आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। पेरेंट्स जनरली दे वांट अ बॉय ओवर अ गर्ल, सो अगर गर्ल होती है अल्ट्रासाउंड की मदद से वो पता लगा लेते हैं कि गर्ल है या बॉय। अगर गर्ल होता है तो दे गो फॉर अ अबॉर्शन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नाउ इलीगल, ठीक। फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड इज रियली अ हीनियस क्राइम, ठीक है। सो टू अवॉइड फीमेल फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड देयर हैव बीन वेरियस लॉस इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने कई सारे लॉस प्रोवाइड किए हैं जिससे कि जो भी ये हीनियस क्राइम को करता है उसको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अबॉर्शंस। Now next topic is sexually transmitted diseases, that is STDs, ठीक है, STDs. Now it is also very important from the exam point of view. कई बार STDs के examples, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं या होता क्या है डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नाम से ही पता चल रहा है जो आपके सेक्स के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, दैट इज एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है। कंसीव करते टाइम आपका अगर कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है देन इट इज इंक्लूडेड इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाउ देखो, दीज आर द डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया ही था कि ओनली एक सिर्फ ऐसा मेथड है, दैट इज मैकेनिकल बैरियर मेथड विच कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। बाकी जो भी मेथड है उसमें आपका प्रिवेंशन नहीं होता है, बट मैकेनिकल बैरियर जो होता है दैट इज ओनली अ मेथड विच कैन हेल्प प्रिवेंटिंग STDs, ठीक है। तो देखो, दीज आर द डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन दैट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। Now they are caused by various microorganisms that live in a warm and moist environment of the vagina, urethra and anus, ठीक है। कौन कॉज करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके वार्म इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, जो कि बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, देखिए दे आर वेरी वार्म, सो वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए सारे जो भी डिजीज होती है वो कॉज होती है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। फर्स्ट इज गोनोरिया। नाउ गोनोरिया इज कॉज्ड बाय दिस नेम नाइजेरिया गोनोरिया, ठीक है। इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, नाम है इसका नाइजेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सो गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइजेरिया गोनोरिया। नाउ सिम्टम्स आर इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आता है। सो व्हेन यू यूरिनेट, ठीक है, द टाइम ऑफ यूरिनेटिंग यू फील पेन, अल्सर्स, पस, तो ये सब चीजें आपकी निकलती हैं गोनोरिया में, क्योंकि यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज साइफिस। नाउ साइफिस इज कॉज्ड बाय ट्रैपोनीमा पैलेडियम। Now Treponema pallidum again is a bacteria which causes syphilis. Now symptoms are lesions in mucous membrane and ulcers on genitalia. जो भी genital organs होते हैं उसमें lesions and आपके ulcers produce हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका syphilis में, ठीक है, gonorrhea, syphilis. Next. Now next and very 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 important, ठीक है, इससे बहुत question आते हैं। इट इज एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है एड्स का फुल फॉर्म, या इसके वायरस बहुत पूछा जाता है कि कौन से वायरस से कॉज करता है, पूरा नाम याद होना चाहिए आपको, HIV नहीं, HIV का पूरा फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, देखो उसके बाद क्या लिखा है? इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इस बीमारी में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो गया है? डिसफंक्शनल हो गया है। तो ये आपके नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, कॉज बाय HIV, तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो वायरस जो कि आपकी बॉडी की इम्यून डिफेंस को क्या कर देता है? डिसफंक्शनल कर देता है। ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा है ना कि जो हमारी बॉडी है उसका जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। हमारी बॉडी जो है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे इम्यून है, ठीक है, डिफेंस कर लेती, तभी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम रोज कई सारे बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जा रहे हैं, बट हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। बट ये जो वायरस होता है इसका सीधा अटैक किस पर होता है? हमारी इम्यूनिटी पे। तो इसीलिए हम प्रोन हो जाते हैं हर डिजीज के लिए। ठीक है, अगर आपको पहले खांसी जुकाम बुखार जो है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना में आता था एक बार, बट अगर HIV वायरस आपके बॉडी में है तो आपको हर एक तरह की बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शन ही नहीं करेगा, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं है कोई। आपको कोल्ड हो सकता है, फिर ठीक है, जैसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके इन्वायरमेंट में वो सब आपके बॉडी में जाएंगे एंड बॉडी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो डिजीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, कोल्ड होना, फिर कफ होना, फीवर होना, ठीक है, और भी कई तरह की बीमारियां जो भी हैं, क्योंकि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वही आपकी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई है। जो प्रोटेक्ट कर रही थी हमको वही अब क्या हो गई? डिसफंक्शनल। तो ये जो डिजीज है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज दैट वन कैन एक्वायर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। ठीक है, हर एक बीमारी का राइट नाउ वी हैव अ क्योर, बट एड्स इज अ डिजीज विच वी डू नॉट हैव क्योर। जैसे कि अभी आप सब कोरोना का देख ही रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के अभी तक कोई वैक्सीन नहीं, सिमिलरली जो एड्स था, ठीक है, इसकी भी अभी तक कोई क्योर नहीं आया है। ठीक है, इसका बस ये है कि लाइफलाइन बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कुछ दवाइयां हैं जिसकी वजह से जो वायरस हैं जो अंदर हैं उसको इनएक्टिव कर देते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो उन दवाइयों को लेने से जो वायरस है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, बट ये आपका 100% सोल्यूशन नहीं है, क्योर नहीं है, तो अभी तक एड्स का कोई क्योर नहीं आया है। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्मफुल है तो वो आपके वायरस होते हैं, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो आपके आउटसाइड द एनवायरनमेंट कैसे होते हैं? डेड। वो हमारे ही सेल को यूज़ करते हैं, हमारे जब सेल के फंक्शंस को, यानी कि हमारे सेल के DNA को यूज़ करते हैं एंड तब अपने फंक्शन के लिए, है ना। तो इसीलिए वायरस, जितने भी वायरस होते हैं उनकी जो भी डिजीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कोरोना वायरस, ठीक है, उसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। ठीक है, एड्स, HIV वायरस, ठीक है, तो इस तरह से कई सारी डिजीज़ हैं। तो वायरस से जो भी डिजीज़ होती हैं उनका जनरली कोई क्योर नहीं होता है, उनका पूरा का पूरा जो काम होता है वो सारा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे होता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बच जाओगे, और नहीं है तो नहीं बचोगे। ठीक है, एड्स में क्या होता है? ये तो सीधा सीधा आपके इम्यून डिफेंस को ही अटैक करता है, तो इसीलिए आपकी बॉडी जो होती है वो प्रोन हो जाती है डिजीजेस के लिए। ठीक है, कोई भी डिजीज, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो बॉडी उसको डिफेंस नहीं कर पाएगी एंड दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम मेनी डिजीजेस। ठीक है, तभी जिनको एड्स होता है उनमें TB, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और बहुत सारी डिजीजेस कई सारी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है वो अपना डिफेंस नहीं कर पाती है किसी भी तरह की डिजीजेस से। ठीक है, तो ये है। तो देखो सिम्टम्स में सप्रेस बॉडी इम्यून मैकेनिज्म बताया ही था, जो बॉडी का डिफेंस है उस पर अटैक करता है ये वायरस, एंड जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाती है, बॉडी
अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, एंड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर एंटर करेंगे तो उनसे लड़ नहीं पाएगी, लड़ेगी नहीं तो ऑब्वियस ही बात है डिजीजेस बढ़ जाएंगी। तो इसकी जो दवा आती है वो बेसिकली इस वायरस को जो क्या होता है उसको इनएक्टिव करने का काम करती है, ठीक है। इनएक्टिव कर देती तो आपकी इम्यूनिटी फिर से वर्क करने लगती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस चैप्टर विच इज योर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।